नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको पता ही है कि पूरा चुनावी जो प्रचार है वो राजस्थान पर सिमट कर आ गया है और 23 तारीख की शाम तक ये चुनाव प्रचार रहेगा। 23 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए दोनों दलों ने चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रोड शोज किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, सब लोग वहां पर हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबकी रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोड शोज वहां पर हो रहे हैं। और इससे अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण राजस्थान का ये पूरा रण हो चला है, क्योंकि राजस्थान का जो रिवाज रहा है 5-5 साल का, कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, वो इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक पंडित आप जिनको कह सकते हैं, या जिन्होंने बहुत बारीकी से राजस्थान को देखा परखा है, उनका यह कहना है कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस को एज दिख रही है। यानी कि राजस्थान की इस बैटल में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र की बात करें तो उस घोषणा पत्र में भी कांग्रेस पार्टी कहीं आगे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नकल करती हुई नजर आ रही है। इसका आरोप जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के में लगा था, कमलनाथ ने लगाया था, भूपेश बघेल ने लगाया था और ये कहा था कि नकल करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, जो गारंटीज दी जा रही हैं, जो गारंटीज दरअसल कांग्रेस की थी, जो जिसकी शुरुआत कर्नाटका से हुई थी, अब नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं ये उनकी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन कांग्रेस ने क्या गारंटी दी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की जो राशि है, जो पहले 25 लाख थी, उसको बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। ये अभी घोषणा पत्र में ये वादा किया गया है। इसके अलावा जातीय आधारित जनगणना होगी, 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 1 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे, किसी को 2 लाख तक का वित्त कर्ज, और इसके अलावा एमएसपी देगा जो कि 500 रुपए का दिया जा रहा था राजस्थान से ही, उसको पहले 400 की को भारतीय जनता पार्टी ने 400 किया अपने संकल्प पत्र में, लेकिन अब इससे और एक स्टेप आते हुए कांग्रेस ने इसे 4 के करने का ऐलान कर दिया है। फर्क आप समझिए, जब कांग्रेस पार्टी कोई गारंटी देती है, बात करती है, घोषणा पत्र में अपने वादे करती है, देखना चाहिए कि राज्य में तो उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर सिलेंडर के बढ़ते दाम से लेकर चीजों का सीधा जो है रिलेशन में बैठी सरकार से होता है। गारंटीज देती है तो उस पर एक बड़ा क्वेश्चन लग जाता है और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब आप राजस्थान में कह रहे हैं 400 रुपए का सिलेंडर देंगे भारतीय जनता पार्टी, तो और राज्य हैं जहां आप है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो उन लोगों से आखिर आपके दुश्मन, आप राजस्थान में बात करते हैं लेकिन बाकी जगहों पर आप सिलेंडर के दाम में कोई रहे, तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है पर, इसीलिए एक बड़ा क्वेश्चन। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशक
बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को हो कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपने नरेंद्र मोदी का वो पुराना भाषण सुना जो 2014 के से पहले का है, जहां वो लोगों को ये बता रहे थे कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, काला धन जब वापस आएगा तो कैसे आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। और यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इसी बात को लेकर हमलावर हो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपए का जो आपने वादा किया था वो हवा हवाई हो गया, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था वो भी हवा हवाई हो गया है। इसके अलावा आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो भी हवा हवाई हो गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के जो पुराने भाषण हैं उनको याद दिलाना बेहद जरूरी है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटियां हैं उस पर कितना यकीन किया जा सकता है, क्योंकि इसको खुद ही बाद में बीजेपी ने जुमला करार दे दिया था। एक और मैं आपको पुराना भाषण भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि जब उन्होंने ये कहा था कि काला धन वापस आएगा, जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, वो उसके दिन कैसे बदल जाएंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा, उसको भी आप सुनिए जरा। लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। देश के इस प्रकार से देश के लिए काम करने वाले लोगों को इसका फायदा। तो आपने सुना यहाँ पर नरेंद्र मोदी को कि कैसे वो कह रहे थे देशभक्त हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको कैसे उनके बारे नारे किए जाएंगे, क्या उनके साथ किया जाएगा। लेकिन देखिए आप, इन 9.5 सालों में क्या कुछ हुआ है, कितनी नौकरियां दी गई हैं और किस तरीके से जो महंगाई, बेरोजगारी ये बढ़ी है 9.5 सालों में, वो बिल्कुल आपके सामने जो ब्लूप्रिंट, जो पूरे एक तरह से साफ है, एकदम आईने की तरह कि क्या कुछ किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बेशर्मी से, ढिठाई से जो भारतीय जनता पार्टी है वो फिर से कांग्रेस को कोसते हुए अपने जो वादे किए गए थे उन पर कोई ना बात करते हुए नई गारंटियां, नए वादों के साथ आपको एक बार फिर से छलने के लिए आपके सामने है। अब आपको तय करना है। राहुल गांधी राजस्थान में है, आज उनकी कई रैलियां वहां पर हैं, कुछ रैलियां उनकी हो चुकी हैं और किस तरह से वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये देश जो है वो नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार राजस्थान की जो पूरी इलेक्शन कैंपेन है, या इवन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तेलंगाना की भी बात की जाए, वहां पर आप देखिए पूरा का पूरा इस इलेक्शन कैंपेन का सांप्रदायिककरण किया जा रहा है। जिस तरह की बातें रैलियों से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कर रहे हैं और जो भाषा का स्तर है वो आपके सामने है। लेकिन राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस सब पर, मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी। कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में 2 बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है।
बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। तो आप सुन रहे थे कि बेरोजगारी और जिस तरह से महंगाई बढ़ी उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए नफरत का सहारा लिया जाता है ताकि आपको उसमें उलझा के रखा जाए और आप जो असली सवाल हैं जो आपसे आपको पूछने चाहिए उस तरफ आपका ध्यान ना जाए। आपको अभी याद होगा उत्तराखंड में अभी भी बहुत ही एक तरह से एक त्रासदी को माना जा सकता है कि किस तरह से 41 मजदूर जो हैं लगभग 9 दिन से फंसे हुए हैं। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है, मीडिया पर सवाल किया है। आप सुनिए कि किस तरह से लगातार मीडिया की जो भूमिका है मुद्दों से भटकाने की और जो असली मुद्दे हैं उन पर ना आने की, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है इस पर। उधर मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धंसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है, 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर कि कैसे मजदूरों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है आप क्रिकेट की बात करिए लेकिन उनको भी कम से कम दिखाइए। और लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है हर वक्त और हमें भी नहीं दिखाया जाता क्योंकि वहां पर आपको पता है अडानी और अंबानी का पैसा लगा है, कॉर्पोरेट बैक पूरा मीडिया है। लेकिन आप ये देखिए, आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा अगली बाइट जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नरेंद्र मोदी की, जहां पर वो दरअसल मीडिया पर जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं, वार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरह से हेडलाइंस मैनेजमेंट या फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसको किस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान में कंट्रोल किया हुआ है। अब आप ये सोचिए जो पूरा का पूरा मीडिया एक तरह से कदमों में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी के। अभी हाल ही में दिवाली के एक प्रोग्राम में कैसे सेल्फीज खिंचवाते हुए तमाम वो नजर आ रहे थे, हाथ जोड़े हुए खड़े थे जिन्हें सवाल पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद नरेंद्र मोदी खुश नहीं है उनके काम से। सुनिए आप उन्होंने क्या कहा है। यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस
पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, यह पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है, उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से मीडिया को लेकर वो कह रहे हैं कि अखबारों में खबरें छपने नहीं दे रहे हैं, अशोक गहलोत टीवी पे चलने नहीं दे रहे हैं, और पूरी तरीके से जो पेपर लीक का मामला है, लाल डायरी का मामला है, जो कि एक फिक्शनल पूरा जिस तरह से इस मामले को कहा जा सकता है, पेपर लीक मामले को लेकर आपको पता है किस तरह से ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई और किस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसी को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया पूरी तरीके से अशोक गहलोत के कंट्रोल में है राजस्थान में। आपको ये बात थोड़ी हास्यास्पद लग सकती है क्योंकि आपने देखा है कि मीडिया किसके कंट्रोल में है। राजस्थान की जो पूरी ये लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है, उसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये लग रहा है कि राजस्थान की इस पूरी लड़ाई में जो परसेप्शन की एक लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से लकीर का फकीर जो होता है कि वो पीटता रहता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं, और इसी के साथ ही हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और इसी के साथ ही मेरी रिपोर्टर है, डीबी लाइव की रिपोर्टर निकिता, वो वही राजस्थान जयपुर से वो मौजूद है, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे बताइए कि आप कल से वहां पर हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल आपको वहां देखने के लिए मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है राजस्थान की ये पूरी लड़ाई जो है अभी इसमें कांग्रेस किसी तरह की एज में नजर आ रही है? क्या कहते हैं राजस्थान के लोग, जयपुर के लोग? बुशरा जी, आपको बता दूं मैं कि हम कल यहाँ पे जयपुर में थे और जयपुर का जो माहौल था वो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था कि हाँ, जितने प्रतिशत में अगर देखा जाए तो बीजेपी के सपोर्टर भी थे और उतने ही प्रतिशत में कांग्रेस के भी सपोर्टर थे। लेकिन आज हम लोग जोधपुर पहुंचे और जोधपुर जिला में हम लोग यहाँ पे सरदारपुरा सीट पे हैं, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में है। और ये सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि ये कांग्रेस का गढ़ और अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की और लोगों का जो कहना था उसमें ये था कि कांग्रेस दिल से, और यही जो उनका नारा चल रहा है कि कांग्रेस फिर से, ये चल रहा है। और लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत की गारंटियों से हम बहुत खुश हैं, उनकी गारंटियां जमीन पे दिखाई दे रही है, जमीन पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है यहाँ पे जनता के बीच में कि आखिर मोदी जी रैली क्यों कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो रैली क्यों कर रहे हैं, रोड शो क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दूरबीन से सीएम क्यों ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है बीजेपी को लेकर के, ये चल रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जो कि केंद्र के हैं, केंद्र सरकार है, वो आखिर राजस्थान में इतने रोड शो क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत को लेकर के जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि अशोक गहलोत यानी कि रिवाज बदलने वाला है, अशोक गहलोत फिर से बरकरार होने वाले हैं। लोगों के बीच बहुत उत्साह है अशोक गहलोत को लेकर के। और ये यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से फिलहाल में बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो महेंद्र सिंह राठौर हैं, जो लोगों को नापसंद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह राठौर कभी भी जमीन पे नहीं आए हैं, लोगों से नहीं मिले हैं। वहीं अशोक गहलोत हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं और लोगों से मिलते हैं। और ये सीट अशोक गहलोत की है, अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ से जनता ये बात कह रही है तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि जनता को अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिला है। ये चीज जनता बार बार रिपीट कर रही है। महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं से हमने जब बात की, महिलाओं से जब पूछा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये बताया जाता है कि महिला सुरक्षित नहीं है। जब हमने महिलाओं से पूछा कि महिलाओं सुरक्षित की जो फैक्टर यहाँ पे चल रहा है उसको लेकर के महिलाएं क्या सोच रही हैं, तो उनका कहना है कि
हमने जो देखा है अभी तक हमें ये लगा है कि महिला सुरक्षित है और महिलाओं को लेकर के कोई भी ऐसी वैसी बात इधर नहीं चल रही है, महिला सुरक्षित नजर आ रही है। दूसरी बात ये चल रही है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिला है उनकी योजनाओं का। बीमा योजना सबसे ज्यादा इनके जाना जाता है कि बीमा योजना सबसे ज्यादा इनके लिए कामकाज है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चर्चित है कि बीमा योजना जो है वो अशोक गहलोत का प्लस पॉइंट है और इसे लेकर के अशोक गहलोत शायद सरकार बनाने में सफल भी रह सकते हैं। जी बुशरा जी। जी निकिता, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जाहिर सी बात है, चिरंजीवी जो उनकी योजना है उसको लेकर जनता जो है वो काफी उसमें खुश है। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये उनको जीत दिलाने की तरफ आगे ले जा सकती है। निकिता, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हेमंत जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, राजस्थान के इस पूरे रण को आप कैसे देख रहे हैं? पूरी ताकत झोंकी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। रोड शोज हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन जिस तरह की सियासत के दो हिस्से हमें नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है, नई घोषणाओं की बात हो रही है, हालांकि अभी घोषणाएं हैं, कितना पूरा कर पाते हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि उन्होंने जो वादे किए 5 साल में उन्हें बहुत हद तक पूरा किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी गारंटीज दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन कैंपेन को सांप्रदायिक करण उसका किया हुआ है और उसी तरह की तमाम बातें जो उनकी तरफ से की जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल राजस्थान के इस इलेक्शन को, जब बस 2 ही दिन बचे हैं, इलेक्शन कैंपेन थम जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव की जो रुझान कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डेस्परेशन के मोड में आ गया है जहां तक राजस्थान का सवाल है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान है किस बात पे हारी थी? केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। वहां के मुख्यमंत्री ने भी यह स्वीकार किया, जो जयराम थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन मोदी जी नहीं माने। अब राजस्थान की आप बात कीजिए, आप तमाम घोषणा पत्रों को दोनों को कंपेयर कीजिए। कांग्रेस पार्टी पहले ही ओपीएस लागू कर चुकी है और अब उन्होंने फिर उसको रिपीट किया है कि अगर हमारी सरकार रही तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान के अंदर 8 लाख कर्मचारी हैं और 8 लाख कर्मचारी नहीं होते, वो 8 लाख परिवार हैं वो। जहां तक राजस्थान के चुनाव की बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व है वो बुरी तरीके से डेस्परेशन में आ गया है। उसका कारण केवल एक साधारण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2 बार गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग में दोनों बार ये किया कि जो हमारा घोषणा पत्र था वो हमारा दृष्टि पत्र है और यही हमारी सरकार की 5 साल की पॉलिसी होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके लिए घोषणा पत्र महज एक औपचारिकता होता है, उसको एक रिवाज का हिस्सा मान सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है, आज अशोक मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। मेरा मोदी जी और पूरी भाजपा से सवाल ये कि सिलेंडर 1100 का किया किसने? सिलेंडर जब वो आए तब तो 450 का सिलेंडर था ही, तो पहले आपने 1100 का सिलेंडर किया। दूसरा सवाल जो आपने उचित फरमाया कि पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीपीएल तो सब जगह है, वहां पर आप क्यों नहीं 450 का सिलेंडर दे देते? उन लोगों का क्या कसूर है? फिर इस घोषणा पत्र में एक हास्यास्पद बात और है, जो राजस्थान के अंदर बीजेपी का अगर आप देखें घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने कहा साहब हम किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया 0% इंटरेस्ट में देंगे। क्या मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बता सकते हैं कि भाजपा शासित कितने राज्यों में 0% इंटरेस्ट पे किसानों को आज तक जो है कर्ज दिया गया है? ये बिल्कुल विशुद्ध लफाजी है। और अगर पिछले 2 दिन का आप चुनाव देखेंगे, और एक महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को और बता दूं मैं, पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2018 में, जो वोट डिफरेंस था वो केवल 1.5 लाख वोटों का था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन समीकरण ऐसे थे कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। तो जहां तक सीटों की सवाल है या वोटों का सवाल है, बिल्कुल नेक टू नेक है। उसका कारण केवल एक समझ लीजिए, भाजपा को केवल और केवल हिंदुत्व का सहारा है, सांप्रदायिकता का सहारा है। और इसीलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये डेस्परेशन के अंदर पिछले 2 दिन का इनका प्रचार देखिए, इनको राम के अलावा और किसी का सहारा नहीं है। घोषणा पत्र वगैरह सब फिजूल की चीजें इनके लिए। ये कह क्या रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी के लिए टिकटें बुक करा लीजिए अयोध्या की। अयोध्या की टिकट लेने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या लोगों को 50 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा? क्या 450 का सिलेंडर मिल जाएगा? क्या उनकी जो प्रतिदिन की जो चुनौतियां हैं जीवन की, क्या उनको पौष्टिक भोजन मिल जाएगा? क्या गरीबी कम हो जाएगी? सवाल केवल इतना है कि मोदी जी को छोड़ दीजिए, मोदी जी, अमित शाह, योगी और असम के मुख्यमंत्री
जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और प्रधानमंत्री की आप भाषा देखिए, जो एक मुख्यमंत्री करते होंगे कोई वोट तो करती जा रही है तो जी लगता है हेमंत जी से डिस्कनेक्ट हो गया है। शिवा जी, मैं आपके पास मैं लौट रही आपके पास आऊंगी मैं सवाल के साथ, क्योंकि निकिता के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। उनसे मैं सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। निकिता, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, उनसे बात करके मुझे बताएं कि उनके लिए इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं, किन पर वो वोट करने जा रहे हैं। भाई कांग्रेस जी जी जी, आपको जैसा मैंने बताया था बुरसा कि हम अभी सरदारपुरा सीट पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है इस बार काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, और अशोक गहलोत हमारे लिए गॉडफादर है और गॉडफादर ही रहेंगे, क्योंकि हमें स्वच्छता बिल्कुल फ्री, हमारी शिक्षा फ्री, हमें रोजगार, मतलब हर मामले में हम अपने दिल से कहेंगे कांग्रेस फिर से। गॉडफादर इस अशोक गहलोत। महेंद्र सिंह को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कौन है, लेकिन जानते जरूर है जब ये जेडी अध्यक्ष थे तब हमारे इन्होंने घर तोड़े थे भाजपा वालों ने। आज भी हमारे घर टूटे हुए, गरीबों को सताया गया भाजपा के टाइम में, लेकिन हमारा जो गॉडफादर है अशोक गहलोत। हम दिल से दुआ करते हैं और यहाँ से वापस जो रिवाज है राजस्थान का वो बदलेगा, रिवाज बदलेगा जैसा बात करें हम। अभी और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? FM खान। क्या लगता है क्या है इस बार का माहौल? इस साल का माहौल है 92% कांग्रेस को वोट जाएगा। कांग्रेस को वोट जाएगा। मोदी जी आजकल रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी रैलियां काफी कर रही है, तो उससे क्या लगता है बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी नहीं आई, रैली करने से कुछ नहीं होता, पेट में अन्न जाने से भूख मिटती है। मोदी जी घूमने से मोदी जी क्या किया? अब मैं एक सर्विसमैन हूँ, 4 साल की फौजियों की नौकरी, पेंशन उसने बंद कर दिया। क्यों? पेंशन के ऊपर तो आधे बूढ़े जिंदा है, पेंशन के ऊपर, पेंशन बंद। 4 साल की नौकरी, 4 साल की फौज में नौकरी होती है, आपको 4 साल के लिए रखे तो आप ये करेंगे क्या? कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, बहुत अच्छा कांग्रेस सरकार ने किया है। 25 लाख तक का इलाज फ्री है हमारे गरीबों का, और अनाज मिल रहा है, राशन का मिल रहा है, जो किट मिल रहे हैं राशन के, तो गरीबों के लिए बहुत कांग्रेस हमारे लिए फायदा करती है सर। इसके लिए हमारे जो भी वोट है, यहाँ के जितने भी वोट है, हम एक तरफ पे भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। आजकल राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, उसमें ओबीसी और कास्ट सेंसस की बातें करते हैं, वो क्या जमीनी स्तर पे है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज हमारे पर केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन आज भी हमारे पर क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है। हमारा बच्चा जो पेट में है 6 महीने का है, उसके अंदर ही 6 महीने बच्चे के भी क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है। अब केंद्र सरकार वो भी एक्ट हमारे पर नहीं हटा सकती, तो हमारी तो मांग ये है कि हमारा जो क्रिमिनल एक्ट है वो हटाया जाए। क्यों, क्या मतलब? हम अंग्रेजों के समय से हमारे पे ये एक्ट लगा हुआ है, वो हटाती ही नहीं गवर्नमेंट, भारत सरकार। हम आज तक आजादी नहीं हुए, भारत सरकार में आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमें आजादी नहीं मिली है, और हमारे पे जो एक्ट है हम उसकी, हमारी ये भरपूर मांग है, और हम ये चाहेंगे कि अशोक जी प्रधानमंत्री बने और हमारे इस एक्ट से हमें हटाए। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और सरदारपुरा सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहीं से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के लिए बनते हैं। तो सरदारपुरा की जो जनता है वो क्या चाह रही है इस बार? हवा क्या है इस बार? इस बार में पूरा क्या है इस बार सर? हवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, अशोक। ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग मौजूद थे उनकी हमने राय जानी कि वो क्या सोचते हैं, उनके जज्बात हैं जो यहाँ तक हमारे पास पहुंचाए आपने, उसके लिए शुक्रिया। और बाकी रिपोर्ट भी आप पहुंचाती रहिए। और हेमंत जी, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे,
और मैं शिवा जी के पास जा रही हूँ, फिर आपके पास मैं लौटूंगी। शिवा जी, आप कैसे राजस्थान को, इस पूरे राजस्थान का जो रण है उसे कैसे देख रहे हैं? अभी आप लोगों के जज्बात को सुन रही थी, वहां वो आम लोग हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि लगातार जो एक्सपर्ट भी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिवायत है 5-5 साल की, वो शायद इस बार बदल जाए। श्योरिटी नहीं, लेकिन शायद वो इस बार बदल जाए। और नेक टू नेक अगर टक्कर नजर आती है तो भी तो एक तरह से ये माना जाएगा कि शायद अशोक गहलोत ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है। प्रिय बुशरा जी, आपने कहा 5-5 साल वाली रिवायत शायद बदल जाए, तो वो अगर बदलेगी तो वो खुद मोदी साहब की वजह से बदलेगी, क्योंकि लोगों को किसी भी तरह का भरम नहीं है। कांग्रेस में 10 सालों से मजबूत भाजपा सरकार है। मोदी साहब जो चाहते वो करते, जो चाहते आराम, जो चाहते वो राहत, वो राज्यों को दे सकते थे। वो कांग्रेस शासित राज्यों को ना देते, वो भाजपा शासित राज्यों को दे देते, और ये दिखाते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, अगर केंद्र और राज्य में भाजपा की दोनों जगह सरकार रहेगी तो हम राहत मराहत देते रहेंगे। उन्होंने वहां पर भी वो नहीं किया है। और सबसे ज्यादा आप उस लम्हे को याद कीजिए जब उन्होंने मंच से रैली में गिड़गिड़ा की ये बात कही जनता से कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम कांग्रेस सरकार की नीतियों को खत्म नहीं करेंगे, हम उन स्कीमों को जारी रखेंगे और हम उसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे। यानी कि वो एक तरह से घुटने टेके उन्होंने उन नीतियों के आगे जो जनता उन्मुख थी, जो जनता के पक्ष की नीतियां थी, और उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप घबराइए मत, हम कांग्रेस के विरोध में कांग्रेस की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको, आप लोगों को उनकी ही जरूरत है और उस जरूरत को हम जारी रखेंगे। तो एक तो ये बात ये है कि खुद मोदी साहब ये कबूल कर गए एक तरह से कि वही वो नीतियां हैं जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें इतना ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि पूरा देश कर दिखाने के लिए उनके लिए एक कैनवस था, वो जहां चाहते अच्छा से अच्छा करके दिखा सकते थे। तो उस पूरे जो अभी अति साहब भी कह रहे थे, हेमंत साहब भी कह रहे थे कि आप जहां चाहते हैं वहां पर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। OROP का क्या हुआ, वो आपने नहीं किया। तो जिन वादों के साथ आपने पहले ही जो गारंटीज थी, जो वादे थे, OROP का वादा था ना, वो तो आपने नहीं किया, बल्कि वो सभी लोग जो इसके लिए कांग्रेस सरकार के दौर में आंदोलन चला रहे थे, आपके दौर में उन सब के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे गए और उन लोगों को खामोश करा करके क्रिमिनल एक्ट्स में फंसा करके उनको घर बिठा दिया गया। तो ये बात है कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता वाला सवाल जो है वो जनता के सामने बार बार अब खड़ा हो रहा है। लेकिन जनता और मोदी दोनों ये जानते हैं कि अगर उन पर यकीन किया गया तो ये आखिरी दफा है, आखिरी मौका, क्योंकि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। या तो जनता उनको बहुत बुरी तरह बाहर करेगी, RSS BJP मोदी साहब को, या फिर जनता के हाथ में कुछ बचेगा नहीं लोकतंत्र के नाम पर, या लोकतंत्र जो जनता को ताकत देता है वो बचेगी नहीं। तो उस वजह से ये मोदी साहब इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि जनता, जो हिप्नोटाइज जनता है, कम से कम वही बनी रहे। नए लोग, अगर वोटर्स नए शामिल नहीं भी होते हैं तो वो ना हो। तो ये मुझे ये लगता है कि इस समय मोदी साहब 2024 की तैयारी में भी हैं। 2024 के ही नाते, जिसको हम अंग्रेजी का जुमला है वॉक द टॉक, तो वॉक द टॉक करें। जो कुछ वो कह रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है कि वो सस्ता सिलेंडर ना दें, उनको किसी ने नहीं रोका है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम ना करें। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लाल डायरी जैसी चीजें होती हैं, या जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो उन्होंने महाकाल ऐप का जिक्र किया था, तो ये मोदी साहब एक बाहरी, जो सरकार से बाहर बैठा हुआ विपक्ष का नेता, उस तरह क्यों बात करते हैं? वो इन्वेस्टिगेट कराएं और वो दूध का दूध पानी का पानी करें। महाकाल ऐप हो, महादेव या महाकाल जो ऐप थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जुआ खेला गया और कांग्रेस के लिए पैसे आए, करोड़ों आए, 5 करोड़। मेरा ये कहना है कि ये कौन सी लाचारी है कि इस देश का प्रधानमंत्री इन्वेस्टिगेट करा करके जनता के आगे, जनता के अपराधियों को खड़ा नहीं कर पाता है। तो ये जो कुछ नहीं मिला तो वो लाल डायरी, आप ये सोचिए ये कितनी कांग्रेस के लिए कितनी मजबूत स्थिति है कि इतना बड़ा विपक्ष और उसका भी सबसे बड़ा नेता इस देश का, जिसके हाथ में सारी एजेंसियां हैं, जो हर तरह का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, और उसके पास
कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ कुछ भी निकलता नहीं है। तो ये अपने आप में सर्टिफिकेट है कि वो उस तरह की कहानियां ला करके जनता को सुनाते हैं कि जिसको जनता चाहे तो यकीन कर ले और वरना कूड़ेदान में डाल दे उन सारे आरोपों को जो वो लगा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सब जगह सिर्फ वहां नहीं जहां बीजेपी का शासन है, बल्कि जो केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी है और जो ऊब है लोगों में, जो भाषणों की, जो वादों की से जो ऊब है, जो अफारा है, वो अब जनता समझ गई है। और बिना किसी ज्यादा राहुल गांधी का जिक्र करूं, क्योंकि आपने उनकी 2 क्लिप्स चलाई थी। राहुल गांधी की खासियत यह है कि बहुत बुनियादी बात बहुत सादा शब्दों में कहना सीख गए हैं और लाग लपेट के बगैर कहते हैं। एक फिलोसोफर प्रिंस जो होता है, एक वो जो सोचता समझता है, तो फिलोसोफर प्रिंस की तरह वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं। इनमें से जनता उनको स्वीकार करे या ना करे, राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रधानमंत्री की रैट रेस में नहीं है, वो साफ जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जिस परिवार से वो आते हैं, उन्होंने इतनी सत्ता और इतना, मतलब प्रधानमंत्रियों के घराने से वो आते हैं, तो उनके यहाँ वो भूख नहीं है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। वो भूखे आदमी नहीं है। वो जब पूरी तरह से देश में सियासत में आए हैं, तो वो इस देश में की जो बदहाली है और इस देश में जो जनता के विरोध में जो कुछ निर्णय लिए हैं इस सरकार ने, चाहे वो PSUs का मामला हो, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो लोन्स का और NPS का मामला हो, वगैरह वगैरह, वो मुद्दों के आधार पे वापस आए हैं फुल टाइमर के तौर पे। तो हमें जब वो ये बातें कहते हैं और सादगी से जुज निकाल के उसका निचोड़ सामने रखते हैं कि उनको हिंदू मुस्लिम क्यों करना पड़ता है, तो हमें समझ में आता है कि सच में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम ही करना पड़ता है। लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जनता ने वहां हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिया है। ना हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, ना मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है। ये बहुत खैर की बात है। जी बुशरा। जी बिल्कुल। तो इसीलिए यही बेचैनी है कि वो तमाम चीजें करने के बाद, कन्हैया लाल की बात, हमास, तालिबान, सब कुछ लाया गया इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के को बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। और इसीलिए वो फिर से और ज्यादा इन्हीं बातों को जो है दोहराते हुए अलग तरीके से कि आप ऐसे बटन दबाएं कि जैसे विपक्ष को आप फांसी दे रहे हो, इस तरह की बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि और क्या कितना खराब और कह सकते हैं, ताकि लोग जो हैं वो बिल्कुल कांग्रेस से हटकर एक बार फिर से मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके उनको वोट दे दें। लेकिन हेमंत जी, जिन चीजों का जिक्र आप वो कर रहे थे पहले और बात आपके बीच में कट गई, मेरा सवाल आपसे ये है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है उसका असर राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, ना सिर्फ पार्टीज में बल्कि जनता में भी? देखिए बुशरा जी, इन्होंने राजस्थान के अंदर एक लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल में एक खास तरह का वोट वर्ग पैदा किया है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, केवल धर्मांधता का एक मसला है। और आप देखें, अगर पिछली बार, जैसा मैंने पिछले स्लॉट में कहा आपको, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भी बात है, ये छत्तीसगढ़ की भी बात है कि एक वोटर वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो आंख बंद करके, जिसे कोई किसी चीज से, किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, कि उनको केवल और केवल धर्म की अफीम चटा दी गई है और वो 24 घंटे उस नशे में झूमते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका क्या फर्ज बनता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक, आपने अपना घोषणा पत्र दे दिया, रोड मैप दे दिया, आपने अपना प्रतिज्ञा पत्र, जो भी आप उसको कहिए। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राजस्थान की जो धरती है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में इस देश के सैनिक आते हैं, और सेना की जो दुर्गति की गई है अग्निवीर के नाम पर, लाखों लाख युवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो इस बेल्ट के लोग हैं, वो सेना उनका प्राथमिक कैरियर है, बाई चॉइस है। और उनका जो आपने हाल कर दिया है कि सारे के सारे अग्निवीर बनेंगे और 4 साल के बाद वो अडानी के ट्रेड सिक्योरिटी गनमैन होंगे CISF की जगह, ये ही योजना, इसको कोई समझ नहीं रहा है। ये अडानी को सस्ती लेबर देने की योजना है। तो राहुल गांधी ने थोड़ा सा उसका जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के ये अंदर ये मुद्दा रेजोनेट करता है कि किस तरीके से सेना की और राष्ट्रभक्ति के नाम पर ये जो आपके चरण बांकुरा मीडिया है ना, मीडिया ने जो चरण बांकुरा करते सुबह से शाम तक अपनी विश्वसनीयता के उस पर, सच्चाई को छोड़ करके केवल मोदी के चरण लेने हैं, उन्होंने ये हालत कर दी है
कि सच्चाई को सच्चाई दिखने ही नहीं देना है, जो मुख्यधारा का मीडिया है। ऐसे में जब ये प्रचार हो रहा है, चाहे राहुल जा रहे हैं, चाहे प्रियंका जा रही है, चाहे खड़गे जा रहे हैं, चाहे गहलोत जा रही है, उनको जो युवा हैं, देखिए रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं पूरे देश के अंदर, जो हालात है सरकारी क्षेत्र में, लेकिन फौज एक ऐसी चीज है जो सदा रहने वाली है, और उसका जो निश्चित तौर पे हर साल हजारों हजार युवाओं को जो राजस्थान के जो रोजगार मिलता था फौज में, उनका आपने क्या किया है, उनको आपने अग्निवीर बना दिया है। तो ऐसी सूरत में इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया जाना चाहिए कांग्रेस के द्वारा, और ओवरऑल जो पिक्चर है कि राजस्थान की जो मौजूदा हालात है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो बार बार आती है, किस तरीके से मोदी साहब उसको 100% अवॉइड कर जाते हैं, साइड स्टेप कर जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। और जब गवर्नेंस की बात आए तो उनके पास ले दे के कहीं लाल डायरी है, कहीं महादेव ऐप है, या इस तरह की फजूल की बातें। जैसा मुझसे पहले वक्ता ने कहा मैडम ने, कि अगर कोई ऐसी बात थी तो सीबीआई ईडी तो आपकी जेब में है, किसी भी टाइम छोड़ दीजिए, तो क्यों नहीं करवाते आप जांच। कुल मिला के कहने का सबब इतना है कि जब आपके पास दिखाने के लिए और डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो इस तरह की लफाजी में आप फंसते हैं। लेकिन पहली बात आपको एक बात माननी पड़ेगी, राजस्थान में 1990 के बाद आज 33वां साल है, पहली बार एक स्थिति ऐसी है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं फाइट में दिखाई दे रही है। अब वो लौटेगी सत्ता में नहीं, ये तो उस दिन के चुनाव के बाद की बात आएगी, वोटिंग जब हो जाएगी, लेकिन इसकी जो चिंता जो है वो मोदी के चेहरे पर साफ झलक रही है। वरना आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का केवल यही काम रह गया है क्या? आज तक उनको पास मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। उत्तराखंड में 41 मजदूर, जैसा आपने जिक्र किया था, वो उसके अंदर फंसे हुए टनल के अंदर, वहां जाकर के उनका आज तक कोई वो नहीं है। और राजस्थान के अंदर वो सुबह से रात तक 2-2, 3-3 रोड शो, रैलियां और तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या ये गवर्नेंस होती है? और जो डबल इंजन था इनका, जो बार बार मोदी जी का पेट जुमला है डबल इंजन, वो कितना बड़ा ट्रबल इंजन है, वो मणिपुर में सारे देश ने देख लिया। मणिपुर की जो हालत आज है, एक प्रदेश के अंदर 2 प्रदेश और 2 समुदायों को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया है, क्या ये देश को दिख नहीं रहा है? तो कांग्रेस पार्टी को अपने घोषणा पत्र के साथ साथ इन तमाम मसलों का आईना भी न केवल मोदी को दिखाना चाहिए, बल्कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि देखिए अगर ये यहां पर आ गए तो ये स्थिति आपकी भी होने वाली है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है किसी भी समझदार आदमी के लिए। जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 22 तारीख की, 22 जनवरी की आप अयोध्या की टिकट बुक करा लीजिए, उस टिकट से क्या हो जाएगा? इस देश में लाखों मंदिर पहले भी हैं, उससे भूख मिट गई क्या? उससे बेरोजगारी मिट गई क्या? उससे इस देश की समस्याएं हल हो गई क्या? मंदिर बनाना अच्छी बात है, आस्था का विषय है। आप आस्था के नाम पे वोट मांग रहे हैं, गवर्नेंस के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, तो आप धार्मिक नेता हैं या राजनीतिक नेता हैं? ये देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा। ये जो धर्म की अफीम का नशा उतार करके, चश्मा उतार करके अपनी पीढ़ियों का भविष्य अगर नहीं देखेंगे, तो राजस्थान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट देना चाहते हैं गवर्नेंस के आधार पर, लेकिन जिनको धर्म की अफीम पिछले 2-3 दिन से लगातार चटाई जा रही है, और इसकी खुराक अगले 2-3 दिन में और बढ़ने वाली है। बुशरा जी, यही चिंता का विषय है, और कांग्रेस पार्टी को इससे सजग होना चाहिए। बिल्कुल हेमंत जी, और आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा था जिस दिन वोटिंग थी उस दिन लगातार तमाम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक लाइन चलाई गई थी कि अगर मतलब वोट अगर आप कांग्रेस को अगर देंगे और बीजेपी को नहीं देंगे तो प्रभु श्री राम को आप क्या मुंह दिखाएंगे और किस मुंह से आप मंदिर जाएंगे। तो आप ये देखिए इस तरह की लाइन जो है मध्य प्रदेश आज की जिस दिन वोटिंग थी ये चलाई गई थी पूरी भारतीय जनता पार्टी की के आईटी सेल और उनके नेताओं की तरफ से। अनिल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनिल शर्मा जी, और जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है, आज तो मोदी जी का रोड शो भी है वहां पर, पहले भी हमने उनके रोड शोज देखे हैं, पूरी ताकत दोनों दलों की तरफ से लगाई जा रही है। बहुत ही मैकेनिकल टाइप के रोड शोज होते हैं मोदी जी के, जहां पर पूरी तरीके से एक पूरा पैसेज बनाया जाता है, लोगों के हाथ में फूल दिए जाते हैं, गुब्बारे दिए जाते हैं, वो फेंके जाते हैं, कहीं से वो सीधा संवाद जो होता है वो तो कहीं नजर नहीं आता है। पूरी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन लोगों से कितने दूर हैं ये साफ तौर पर दिखता है मोदी जी के रोड शो में। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, आज तो घोषणा पत्र जारी हो गया कांग्रेस का, और एक लंबी लकीर फिर से कांग्रेस ने खींच दी है, हमने उनका संकल्प पत्र भी देख लिया, अब तो 400 रुपए का हो गया है सिलेंडर। तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को अभी भी एज है? आपको लगता है, आप वहां जमीनी हकीकत क्या देख रहे हैं आप? मैं बुशरा जी, पहले तो अपन एक बार मैनिफेस्टो पे आपने बात करी, मैनिफेस्टो कांग्रेस को मोमेंटम देगा, इसमें कोई शक नहीं है। आया वो 4 दिन पहले, कई बार मुझे लगता है इट हैज बीन वेरी लेट फॉर देम, टू मच बट वेरी लेट। दिया खूब,
पर दिया बहुत देर में। या तो ये वेट कर रहे थे कि बीजेपी क्या दे रही है, हम उसका अंतर देख के और हम एक मैनिफेस्टो उसके ऊपर बना लें, डिले करा। दूसरी बात यह है कि ये मैनिफेस्टो मैं मानता हूं मोमेंटम देगा, कांग्रेस को एक मोमेंटम देगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं एक आपसे पहले भी किसी शो में था, वहां भी मैंने टॉपिक उठाया था, कांग्रेस वर्कर्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हेमंत जी ने तो खैर कई चीजें बात बोली, बिल्कुल सही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो कर भी नहीं रही है। जो हेमंत जी कह रहे हैं वो यहाँ पे राजस्थान में कर भी नहीं रही है, कांग्रेस कर भी नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है, वो खुद ही समझते हैं। कांग्रेस के वर्कर्स में जब उनको लगता है हम जीतने वाले, तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, बिल्कुल उनमें लेथार्जी आ जाती है, वो घर से बाहर नहीं निकल के घर पे आराम कर रहे होते हैं, हम तो जीत गए। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। बीजेपी इनसे नंबर का गेन करती है, वो गेन करती है जो बूथ लेवल वर्कर होता है, वो उस टाइम बहुत जूझता है लोगों को लाने ले जाने में। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आज आप बोल दें कि कांग्रेस जीत रही है, तो कल से शायद आपको दिखेंगे भी नहीं वर्कर, वो तो मानेंगे हमारी सरकार आ गई बस। ये कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है। इसीलिए मेरा बोलना है कि अगर आज जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर करा कांग्रेस ने, अगर वर्कर्स साथ दें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी 100% होगा, मोमेंटम मिलेगा उनको, और बड़ा तगड़ा मोमेंटम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब चिरंजीवी के आपने 25 से 50 लाख कर दी, मैं कहता हूं 25-50 लाख का सवाल नहीं है, 25 भी बहुत है, पर एक आपने लोगों के दिमाग में, क्योंकि आप डिलीवर कर चुके हो 25 लाख, तो लोगों को उम्मीद थी, आपने वो उम्मीद मीट करी। ओपीएस पे आपने एक्ट की बात करी, एमएसपी पे भी आपने बात करी, आपने व्यापारी, छोटे व्यापारियों, किसानों के लिए ऋण की बात करी, ब्याज मुक्त। ये चीजें आपको मानना चाहिए कि हर जगह पे, हर खेमे को, हर कैटेगरी को खुश करने की कोशिश की गई मैनिफेस्टो में। मेरा मानना है इससे मोमेंटम जरूर मिलेगा। कैश करना नहीं करना, ये कांग्रेस पार्टी, उनके वर्कर्स में हाथ में है। अगर वो नहीं करते हैं, अब भी सोते रहते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता बुशरा जी क्या होगा। पर मैनिफेस्टो वेटी है, काफी वेटी है, काफी वजन है उसका, और उसको लोगों तक पहुंचाएगा कौन? मेरा बात यह है, मैं जब वर्कर्स की बात करता हूं, यहीं पे वर्कर्स काम आते हैं, जो जाके और इसको, क्योंकि आपके पास 2 दिन बचे हैं, आज और कल, 2 दिन में आपको मैनिफेस्टो जगह जगह आवाज के द्वारा पहुंचाना है लोगों के बीच में। क्या वो अभी कांग्रेस के वर्कर्स कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता अभी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सो रहे हैं। और इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठाता हूँ। हेमंत जी ने कई ऐसी बात करी कि ये कांग्रेस को ये करना चाहिए, पर कांग्रेस सुनती कब है? आज कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको बताऊं, राजस्थान में, पर क्या वो आवाज सुन रही है हमारे जैसे लोगों की? फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके लोगों से बात करते हैं। कांग्रेस ने मोमेंटम लिया, वो लिया अशोक गहलोत की पॉलिसी से पहले वाली, क्योंकि आप तो पहले 25-30 सीट की बात कर रहे थे, आज आप 80+ की बात करते हैं, छठा मार्केट, जिसको मैं सही नहीं मानता हूं, पर फिर भी वो भी 80 से ऊपर बात करने लगा। तो मतलब मोमेंटम कौन ले रहा है? अशोक गहलोत। और नीचे कौन आ रहा है? बीजेपी। तो टिकट तो मतलब सीट तो उनकी कट रही है ना, वो ऐड हो रही है कांग्रेस में। तो आप ये नहीं बताइए, जब आप मोमेंटम ले चुके हैं तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा 25 तारीख तक, ये मेरा मानना है। अगर आप मेंटेन कर गए तो आप निकाल सकते हैं चुनाव, शर्तियां निकाल सकते हैं आप चुनाव। बुशरा जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बात है मैं भी पहले भी कह चुकी हूं कि पूरा इलेक्शन जो प्रोसेस होता है, वो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज पर ध्यान रखना होता है कि आप रैलियां कर रहे हैं, एक मोमेंटम आप बना रहे हैं, आपकी तमाम जो स्टार प्रचारक है वो वहां जा रहे हैं, आप घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बूथ मैनेजमेंट करना, लोगों को वहां तक पहुंचाना, अपने हक में वोटिंग कराना, ईवीएम की सुरक्षा करना, और तब ये तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि 1-2 जगहों से ये भी तस्वीरें सामने आई जहां पर ईवीएम जो है वो पकड़ी गई। तो इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है, और यहाँ पर सारी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उन पर आकर टिक जाती है, और कार्यकर्ता काम करते रहे, इसकी जिम्मेदारी जो बड़े नेता हैं उन पर जो है आ जाती है। जी शिवाजी, आपसे मैं सवाल भी ले रही थी, आप अपनी बात को भी रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि जिस जनता को इस भरोसा दिलाने वाले घोषणा पत्र का फायदा मिलना है, उस जनता को अपने प्रति जो उसका कर्तव्य है कि उसके ये सरकार बदले, वो ये सरकार बनी रहे, वो सरकार ना आ जाए जो उनसे छीनने वाली थी।
तो इसका ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सजग नागरिक का जो कर्तव्य है वो अगर अगले हफ्ते 10 दिन तक हमारी जनता खुद निभा ले और इस पर ना भरोसा करके बैठे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता छोटी मात्रा में रहेंगे। जनता का जो अपना सवाल है, अपना हित है, वो जनता की नजर में रहे। जिस उम्मीद के साथ वो इस घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं उसको लागू होने तक वो सजग रहें, ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा बुजुर्गों को ये बात समझनी चाहिए। देखिए, बीजेपी की सरकार में और बीजेपी के पूरे फ्रेमवर्क में बुजुर्गों की अवहेलना निहित है, चाहे वो अडवाणी साहब हो और चाहे वो एक गरीब आम इंसान, आम भारतीय हो। आपने देखा है कि जितनी भी रियायतें थी बुजुर्गों के लिए वो रियायतें खत्म करती चली गई है ये सरकार, और बुजुर्गों को एक तरह से बोझ मान लिया है। आपने कितनी भी मेहनत की हो सारी उम्र, आपने इस राष्ट्र निर्माण के लिए कितना भी खून पसीना बहाया हो, जब आपको सहारे की जरूरत है तो वो जो छोटा सा कंसेशन है वो कंसेशन आपको देने को राजी नहीं है ये सरकार। बुजुर्गों को चाहिए अपने हित में अपने नौजवानों से कहें बाहर निकलो और जाओ और अपने हित की सरकार बनाओ, जो आपको पेंशन की भी गारंटी देती है और रोजगार की भी। तो चाहे घर के दादाजी हो और चाहे घर के पोता जी हो, दोनों के हित में जो काम है उसको जनता को अपने हित का समझ के करना चाहिए। और आपने जो शुरुआत में क्लिप लगाया, मैं ये सोच रही थी मोदी जी के सबसे बड़े दुश्मन तो खुद मोदी जी के 13 और 14 के भाषण हैं। वही लोग सुनते रहे, वही लोग एक दूसरे को बत दिखाते रहे, तो लोगों को पता चलेगा कि जब सब कुछ कर सकते थे तो कुछ नहीं किया गया, जब सब कुछ कर सकते थे तो सिर्फ बीजेपी के दफ्तर बनाए गए, जब सब कुछ कर सकते थे तो अपने लोगों के ऋण माफ किए, जब जनता के लिए सब कुछ कर सकते थे तो उन्होंने वो सारी योजनाएं जो जनता के हित में थी उनकी जगह आपने बड़े बड़े मंदिर, और जहां आपको मौका मिल रहा था फीता काटने का, चाहे वो वक्त से पहले काट रहे हो, आपने फीता काटने की जल्दी करी। तो ये इस सरकार से, केंद्र सरकार का जो रवैया है वो हर चुनाव पर हावी है। लोग समझ रहे हैं, लोग नाराज हैं, चाहे सिलेंडर पेट्रोल का मामला हो या दूसरे मामले। ये सरचश्मा, ये जो लूट का सरचश्मा है, ये जो महंगाई का सरचश्मा है, ये फाउंटेन हेड है, ये चल तो टॉप डाउन रहा है, केंद्र से चल रहा है। राज्य सरकारें चाहें भी तो बहुत रियायत नहीं दे सकती क्योंकि इतनी ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जो कॉपी, पेंसिल, पेन, रबर के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, आप वहां से इसको देखिए कि आपने कितने हजार, 60-70 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए मजबूर हैं बच्चे, और उनके ऊपर आपने जो टैक्स लगाए हैं उनके कॉपी, किताब, रबर, पेंसिल के ऊपर, वो सब है सामने। तो जैसा जनता अपनी जिम्मेदारी समझे। कांग्रेसी बड़े कुलीन होंगे, कांग्रेसी बड़े काहिल होंगे, हुआ करें, लेकिन हमारा अपना हित भी तो कोई चीज है, अपनी प्रति जिम्मेदारी हम निभा लें 10 दिन। जी जी बिल्कुल। और कई जगहों पर हमने देखा, मध्य प्रदेश की बात करें तो कई एक्सपर्ट ने ये कहते हुए नजर आए कि वहां पर जनता लड़ रही है दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जनता की भी जवाबदेही होती है, क्योंकि अगर आप सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, नेताओं को जवाबदेह बनाते हैं, तो आपकी भी जवाबदेही है कि आपने किसको चुनकर भेजा और किन मुद्दों पर चुनकर भेजा। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी अनिल जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं अभी जो मैडम ने बोला कि वर्कर्स का और जनता का, आप अभी पूरा चुनाव देखिए। ये चुनाव कौन लड़ रहा है कायदे से? एक आदमी, एक अकेला अशोक गहलोत 100 से ज्यादा वो रैलियां कर चुका है, वो भागा दौड़ी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तीसरे, और साथ में अब सचिन पायलट भी आ गए। तो 2 आदमी पूरी कांग्रेस को संभाल के कभी इधर भगते हैं कभी उधर भगते हैं। ये मानता हूं दिल्ली के लीडर्स आते हैं पर वो रैली करके एड्रेस करके चले जाते हैं। आपको मैनेजमेंट जो करना है वो तो अशोक गहलोत कर रहे हैं कंप्लीट। मेरा मानना है बात से शिवाजी से मैं एग्री नहीं करता हूं कि जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे नहीं लगता। जनता क्या, राजस्थान का चुनाव अनलाइक मध्य प्रदेश है, यहां पे क्योंकि हर बार आपकी जो एंटी इनकम्बेंसी से चुनाव हारती है गवर्नमेंट और दूसरी नया पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए आपको वर्कर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। और अगर वो वर्कर्स फील्ड में नहीं आए तो आपको मुश्किल होगी। ये जनता का चुनाव तो ठीक है, पर यहाँ का आपको राजस्थान का एक तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये पेंडुलम स्टेट है, एक बार इधर मूव करता है, एक बार इधर मूव करता है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा जरूरत है एक यूनाइटेड कांग्रेस की जो खड़ी हो, लड़ाई करे। अभी जो आपको फील्ड में दिखते हैं वो 2 आदमी दिख रहे हैं, और उसमें से भी एक मेन आदमी है, वो है अशोक गहलोत। कितनी जगह जा रहे हैं, कितनी जगह। लेकिन अनिल जी, मेरा सवाल इसी से आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब से
चाहे फोटो ऑप के जरिए ही सही, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी वहां पहुंचे, सोनिया गांधी लगातार वहीं हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, खड़गे वहां हैं, और जो तमाम और जो लीडर्स हैं जो दिल्ली में नजर आते हैं वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आ रहे हैं, और या फिर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जब भी किसी मंच पे होते हैं और दोनों नेता अगर साथ में हैं तो वे जरूर मेक श्योर करते हैं कि तस्वीर कम से कम नेशनल मीडिया तक पहुंचे और एक साथ हाथ पकड़कर उनको उठाया जाए, क्या इन चीजों का असर देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स तो हैं अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आती है राजस्थान में, और वो तमाम सर्वेज भी यही बताते हैं कि एमएलए से हो सकता है कुछ नाराजगी हो, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर नाराजगी नहीं, अभी भी वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं राजस्थान के। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें कांग्रेस के हक में फिलहाल जा रही हैं? बिल्कुल बुशरा जी, एक टाइम ऐसा आया था जब गुर्जर पॉपुलेशन ने मना कर दिया था गुस्से में कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों हमारे नेता को सीएम नहीं बनाया गया, सचिन पायलट को। आज की बात बताता हूं मैं, आज मेरा मानना है, क्योंकि मैं दौसा की तरफ भी गया जहां पर इनका मेन एरिया है, वहां भी होके आया, कुछ और 2-3 जगह होके आया हूं, तो गुजरों में भी अब ये हो गया, अबाउट 50% to 60% हैव सेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि हम वोट करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि हमारा नेता कांग्रेस में है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, अशोक गहलोत विद सचिन पायलट बिकम्स अ फॉर्मिडेबल फोर्स। क्यों? सचिन पायलट के गुजर ही नहीं है सपोर्टर, वो तो है ही, उसके अलावा जो यंग पॉपुलेशन है वो उनको यूथ आइकॉन मानती है। वो कैसे ड्रेसअप होते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करती है। देखिए, अशोक गहलोत तो ऐसा लीडर है जो पूरे राजस्थान में हर कम्युनिटी के अंदर फेमस है, उसकी बहुत पॉपुलरिटी है, उनकी बहुत कारिश्मा है, उनकी बहुत मास अपील है, जब वो चलते हैं तो भीड़ अपने आप बढ़ती जाती है उनके पीछे। सचिन पायलट का यूथ के अंदर अच्छा इंपैक्ट है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप हाथ उठाते हैं या कुछ करते हैं तो दोनों का आप देखिए अंतर पड़ता है, जो मैं आज देख के आया हूं। अभी तक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक करते थे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आज मैंने चेंज देखा, जहां वो बोलने लगे कि हम तैयार हैं, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, ये भी बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ बोलते हैं, वो जो परसेंटेज भी है वो इट इज नॉट लेस देन 50 to 60% जो कांग्रेस के सपोर्ट में अब जाने को तैयार है। तो अंतर तो पड़ा है, और इसीलिए मैं फॉर्मिडेबल फोर्स बोलता हूं, और यही मैं देखना चाहता हूं, क्या ये 25 तारीख तक मेंटेन होंगी चीजें। मैं ऐसा नहीं होगी, हमारे तो कांग्रेस में कई ऐसे वक्तव्य भी देते हैं जिससे कांग्रेस हार जाती है, कोई ना कोई बड़ा नेता आके ऐसा दे देता है बीच में कि पता नहीं लगता क्या हुआ। जी बिल्कुल, तो ये फूक फूक का कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को भी ये समझ में बखूबी आता ही है कि उनकी लड़ाई किन ताकतों से है और उनके पास कितनी ताकत है, ये भी उनको पता है। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अगर फाइट में है यहाँ पर और राज्यों में वो एज में नजर आती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी कांग्रेस पार्टी की कामयाबी और जो स्टेट लीडरशिप है उसकी बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा। आखिरी 30 सेकंड हेमंत जी मैं आपको देना चाहूंगी, आप फिलहाल किसको एज दे रहे हैं, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुश्ताक हेमंत जी। कुछ जी अभी आ रही है? जी अब आ रही है जी जी। देखिए, अगर परंपरा की आप बात करेंगी तो परंपरा के हिसाब से देखें, जो सरकार, जो अनिल जी ने कहा पेंडुलम स्टेट है, एक बार उधर एक बार उधर, तो वो एज साइकोलॉजिकल तो देखो बीजेपी के पास है, लेकिन जहां तक प्रोग्राम पॉलिसीज की बात है वो निश्चित तौर पर भी कांग्रेस का जो उन्होंने कहा कि बड़ा वजनदार घोषणा पत्र है, वजनदार लीडरशिप भी है। अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस पार्टी, जो उसकी आदत है, जो अनिल जी ने चेताया भी है कि वो कुल्हाड़ी पर पैर ना मारे, तो चुनाव बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है। ये जरूर है कि जो सचिन पायलट और गहलोत की जो एकता की जो पिक्चर्स है, वो अगर और 10-15 दिन पहले आती तो उसका शायद और इफेक्ट होता। अब भी ये अवसर है, आखिरी के 2 दिन जो कयामत के दिन हम कहते हैं प्रचार के दौरान, अगर कांग्रेस अपने सारे वर्क फोर्स को उतार देती है, वर्कर्स को, तो मिरेकल भी होते हैं, ये हमने होते हुए देखा है, ऐसा मेरा मानना है। बुशरा जी बिल्कुल। 30 सेकंड आपको भी शिवा जी, मिरेकल होते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को तो खुद ही जादूगर कहा जाता है और प्रधानमंत्री खुद अपनी रैलियों से जादूगर जादूगर कह के उनको बुला रहे हैं, तो आपको लग रहा है जादूगर का जादू एक बार चल सकता है फिर से?
देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये इस दौर के चुनाव हैं जब बहुत देर से जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अभी एक साथी पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदू मुसलमान और एक को दूसरे से लड़ाते हैं समुदाय, कुकी और मैतेई को लड़ा दिया। अरे भाई, इन्होंने तो जाट और वर्सेस हिंदू कर दिया हरियाणा में, इन्होंने सिख वर्सेस हिंदू कर दिया पंजाब में। ये हर जगह आप देखिए, पूरा जो कृषि कानून का जो मामला था उसमें हर एक को दुश्मन बनाने को तैयार थे। तो ये जो हिंदू को हर एक का वर्सेस बना करके हिंदू से हर एक की दुश्मनी पैदा करवाई गई है, इसमें एक राहत का छींटा मारने की जरूरत है। इनको हटा करके ही हो सकेगा, वरना हर समय हिंदू खतरे में रहेगा और हिंदू खतरे में रहेगा जो भी वहां पर अवेलेबल है उसके आसपास की जनता। जब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो जातियां हैं या जो ट्राइब्स हैं, उनको वो लड़ाते रहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भारत के मेजॉरिटी समाज को एक खास तरह के भय के माहौल का ही दोहन करना चाहते हैं। उस दोहन से इस देश का हिंदू मुसलमान सब निजात चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम अपने पड़ोसी पर राह चलते, अपने बगल राहगुजीर के ऊपर, अपने हम सफर मुसाफिर के ऊपर ट्रेन में शक करें। क्यों करें? तो ये सब से निजात चाहिए। अगर एक साफ सुथरा देश में माहौल चाहिए तो जनता के हित में यही है कि ये वर्सेस, जो देश के अंदर वर्सेस और बनाम पैदा हो गया है, हिंदू बनाम ये, हिंदू बनाम वो, इसको खत्म होना पड़ेगा और इसके लिए जनता खुद आगे बढ़ के तय करेगी। जी शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वरिष्ठ मेहमानों का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 दिसंबर का इंतजार जितना पार्टियों को है उतना ही हम जैसे पत्रकारों को, उन राजनीतिक विशेषज्ञों को, पंडितों को है जो तमाम अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं, और इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले 25 और 30 तारीख का भी इंतजार है। देखना होगा कितनी बड़ी तादाद में जनता बाहर निकलकर राजस्थान और तेलंगाना में वोट करती है। पहले राजस्थान और फिर तमाम जो पूरा फोकस है आप देखेंगे तेलंगाना पर सिमट जाएगा 5 दिन के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव की तमाम वीडियोस, उनको शेयर कर